स्टार्ट करें। चलें, कल हमने जो स्टार्ट किया था, एंड किया था पेयर प्रोडक्शन और मैटर एनालिसिस के ऊपर, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने ये देखा था कि जो मैटर है, जो लाइट है, रेडिएशन है, जिसकी वेव नेचर क्लासिकली होनी चाहिए। तो ये जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के हवाले से या पेयर प्रोडक्शन के हवाले से या फिर कॉम्पन इफेक्ट के हवाले से, तो ये एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बता रहे थे कि हम लाइट को एज अ वेव ट्रीट नहीं कर सकते, हमें लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करना चाहिए, अदरवाइज ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये एक्सप्लेन नहीं हो सकते। तो अब उसका दूसरा हिस्सा जो है वो आज हम स्टडी करेंगे। डी ब्रॉय ने 1924 के अंदर जो है वो जाके ये सोचा कि जब हम वेव्स वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चीज़ें हैं जो कि वेव्स के तौर पे बिहेव कर रही थी, उनको एज अ पार्टिकल अगर ट्रीट कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम मैटर जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह जो हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, इनको हम वेव के तौर पे बिहेव करवाते हैं। तो ये उसने हाइपोथेसिस दिया एंड देन उसकी एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन रही, जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो बिलाल, ये स्क्रीन शेयरिंग काइंडली कर दें, अलाउ नहीं है यहाँ। अब कीजिए अली भाई। तो ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, ये चैप्टर 1 ही है जेटली की बुक का। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम जेटली की बुक जो है उसको स्टडी कर रहे हैं क्वांटम के लिए। तो ये उसका नेक्स्ट टॉपिक है, वेव एस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें हम ये डी ब्रॉय की जो हाइपोथेसिस थी, जो 1923 के अंदर या 1924 के अंदर उसने दी थी, कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं, अब मटेरियल पार्टिकल से हमारी मुराद है कि वो पार्टिकल्स जिनका फॉर एग्जांपल मास होता है और उनके पास एक मोमेंटम होता है, उनकी डेफिनेट वेलोसिटी वगैरह होती है, पोजीशन होती है, तो वो मटेरियल पार्टिकल्स जो हैं उनको अगर हम वेव पार्टिकल बिहेवियर के तौर पे, जो डुअलिटी हमें वेव्स में नज़र आई है, डुअलिटी से मुराद होता है दोहरापन, यानी दो तरह के बेसिक फीचर्स उसके। तो जैसे लाइट के अंदर वेव के फीचर्स भी नज़र आते हैं और पार्टिकल के फीचर्स भी नज़र आते हैं। लाइट में जो डुअल नेचर है वो किस तरह से हमें किन एक्सपेरिमेंट्स में नज़र आती है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह, इसके अंदर हमें जो है वो लाइट एज अ वेव दिखाई देती है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर लाइट एज अ पार्टिकल उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये डुअल नेचर है लाइट की। तो डी ब्रॉय ने ये कहा कि अगर लाइट की डुअल नेचर हो सकती है, तो क्यों ना हम मैटर जो है इसके बारे में भी डुअल नेचर जो है वो उसका थीसिस दें। तो उसने ये थीसिस दिया कि जो मटेरियल पार्टिकल्स है, मैटर है, उसमें भी ये वेव पार्टिकल डुअलिटी पाई जाती है। अब मटेरियल पार्टिकल्स की जब डुअलिटी की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करेंगे और वो वेव के तौर पे भी बिहेव करेंगे। पार्टिकल के तौर पे कैसे बिहेव करते हैं ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी हम इसको स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में इसको स्टडी, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में हम गैस के जो एटम्स हैं उनको स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर भी हम इसको स्टडी करते हैं। तो मटेरियल पार्टिकल्स को मटेरियल के तौर पे या मैटर के तौर पे लेना, जो है पार्टिकल के तौर पे लेना, ये तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो अब ये जो इसके अंदर डुअलिटी है, यानी दूसरा एस्पेक्ट है, उसके बारे में अब ये डी ब्रॉय बात कर रहा है कि अब हम उसको वेव के तौर पे लेंगे। तो वेव के तौर पे जब हम उसको लेते हैं तो जाहिर बात है कि वेव की बेसिक प्रॉपर्टी है कि उसकी एक वेवलेंथ होती है और उसके साथ एक वेव वेक्टर एसोसिएट होता है। वेव वेक्टर बेसिकली ये बताता है कि जो गिवन वेव है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है।
ये उसकी ये एक किस्म का वेक्टर है जो कि वेव की डायरेक्शन बताता है, और ये डायरेक्शन चूंकि हम जानते हैं वेव की डायरेक्शन उसी सिमत में होती है जिस सिमत में वेलोसिटी हो, जिस सिमत में वेव की रफ्तार हो, तो वेलोसिटी की सिमत मोमेंटम वाली होती है, दैट इज वाई वेव वेक्टर जो है वो मोमेंटम के साथ रिलेटेड होता है। सो यहाँ पर आपको ये जो 1.45 इक्वेशन दिखाई दे रही है, इसमें क्लियरली आप देख रहे हैं कि ये वेवलेंथ जो दी गई है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे वेव नेचर है इस इक्वेशन में, और राइट हैंड साइड के ऊपर जो है वो पार्टिकल नेचर है। और इन दोनों का पार्टिकल नेचर से मेरी मुराद पी है, पी इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो अगर आपके पास कोई पार्टिकल है जिसका मोमेंटम पी है, तो उसके साथ हम एक ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएट कर देते हैं, मतलब एक बहुत ज़्यादा वेव्स हैं जो कि गुच्छे की सूरत में उस पार्टिकल के साथ जो है वो अटैच हो चुकी हैं, यानी एक पूरा गुच्छा बना हुआ है जो कि वेव्स हैं, और वो सारी की सारी वेव्स मिलकर एक वेवलेंथ रखती हैं। वो वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है। सो लैम्डा जो है दैट इज दी wave nature, and p momentum is the particle nature. So they both are related, दोनों को रिलेट किया है h के थ्रू, और h आपको याद है कि ये वही प्लांक कांस्टेंट है जिसको आपने प्लांक की थ्योरी में भी देखा था और आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक वेक्टर। इसके साथ वो k की वैल्यू भी है, k को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं p ओवर h कट, तो p को आप h कट k भी कह सकते हैं। सो सम टाइम हम h कट को 1 ले लेते हैं नेचुरल यूनिट्स में, तो हम k और p को एक ही चीज कहते हैं, मोमेंटम वेक्टर भी बात का कह दिया जाता है कि, लेकिन प्रॉपर नाम इसका जो है वेव है। तो इस इक्वेशन को हम डी ब्रॉय रिलेशन कहते हैं। तो दैट मींस कि अगर आपके पास एक पार्टिकल है और आप ये देखना चाहते हैं कि उस पार्टिकल के साथ जो ग्रुप ऑफ वेव्स अटैच्ड हैं वो जो है वो कौन सी हैं, तो इसका सादा सा तरीका ये है कि आप उस पार्टिकल का मास वेलोसिटी जो है वो इस इक्वेशन में पुट करें मोमेंटम वाली में, एंड आप उसकी वेवलेंथ जो है वो डी ब्रॉय वेवलेंथ से निकाल लें। इस चीज़ को आप एक्सपेरिमेंटली कंफर्म करने के लिए दो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिन्होंने दो मुख्तलिफ तरह से तजर्बा किया और ये देखा कि जो डी ब्रॉय ने हाइपोथेसिस दिया था वो सच्चा है या नहीं। तो इसमें जो पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो डेविडसन और जर्मर का है, जिन्होंने 1927 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। तो इलेक्ट्रॉन्स चूँकि उस वक्त तक यही सोचा जाता था कि ये मैटर पार्टिकल्स हैं, मटीरियल है। सो दे टुक इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लिए और उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ उन्होंने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स वेव हैं तो ये वेव वाला कोई फिनोमिना करेंगे। अब वेव वाले फिनोमिना, काइंडली अपने आप को म्यूट कर लें, आपकी आवाज़ उसमें आ रही है। तो वेव का जो फिनोमिना था उसके लिए लाजमी था कि इलेक्ट्रॉन को वेव लिया जाता। सो इलेक्ट्रॉन को वेव के तौर पर ट्रीट किया गया। अब वेव के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि कोई वेव का फिनोमिना होगा, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन वगैरह। तो जो डायफ्रैक्शन, एक्सरे डायफ्रैक्शन ब्रैग्स लॉ के अंदर हम पढ़ते हैं, जिसने ब्रैग इक्वेशन आपने पढ़ी होगी एक्सरे डायफ्रैक्शन के हवाले से ऑप्टिक्स में, तो उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं कि क्या वो डायफ्रैक्शन करते हैं कि नहीं करते। उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जो कि यहाँ नेक्स्ट पेज पे आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक निकल क्रिस्टल है। क्रिस्टल बाय डेफिनेशन ऐसी मटेरियल को कहते हैं कि जिसके अंदर एटम्स की जो लेयर्स हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर होती हैं, लिहाजा एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट द क्रिस्टल कांस्टेंट होता है। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि जो दो क्रिस्टल्स हैं इनके दरमियान जो खाली जगह है वो एक स्लिट का काम कर रही है। अब यहाँ पर इस निकल क्रिस्टल के साइड से अगर आप देखें, लेफ्ट साइड पे एक इलेक्ट्रॉन गन लगाई गई है, इलेक्ट्रॉन सोर्स है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इस निकल क्रिस्टल के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे। इनका जो इंसिडेंट एंगल है जो कि एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो फाई है, और वाई एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहे हैं वो θ/2 है। ये थीटा क्यों ने लिया इसकी अभी हम बात करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस निकल क्रिस्टल के साथ टकराते हैं तो यहाँ से ये स्कैटर होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद आगे हमने एक डिटेक्टर लगाया हुआ है, ये कोई भी किसी किस्म का भी डिटेक्टर, GM काउंटर वगैरह भी हो सकता है, कोई भी डिटेक्टर है जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, कितने टाइम बाद आ रहे हैं, उनकी एनर्जी, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें आप एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्लॉट कर सकते हैं।
तो उनके जाने का एंगल भी θ/2 है, क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो बराबर होते हैं। सो दैट इज वाई दोनों तरफ θ/2 है। सो टोटल एंगल जो है वो इन दोनों को जमा करें अगर आप, तो रिफ्लेक्टेड बीम और इंसिडेंट बीम के दरमियान टोटल एंगल थीटा है। जो इन लोगों ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है, इलेक्ट्रॉन सोर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपने वोल्टेज अप्लाई किया होता है। ये वोल्टेज फॉर एग्जांपल V वोल्ट अगर दिया हो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है और E V मिलकर एनर्जी बन जाती है। ये वो एनर्जी है जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे। तो इसका मतलब है कि आपको, चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू में मालूम है, तो वो V जो पोटेंशियल है, जो बैटरी आपने पीछे लगाई हुई है, उसको आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो आप डिफरेंट वोल्टेजेस देकर डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भेज सकते हैं। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज करके भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि यहाँ से जो आप इलेक्ट्रॉन के जो सोर्स है, यहाँ पे आप अगर एक ग्रिड लगा दें तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर लेंगे। एक जाली लगा दें, कभी वो जाली को ज़रा बड़ा कर दें तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें से गुजरेंगे, जाली को छोटा कर दें तो थोड़े इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो आप इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर रहे हैं और एनर्जी को भी कंट्रोल कर रहे हैं। देन आप फाइनली जो डिटेक्टर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते हैं उनका वो ग्राफ जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो डेविसन और जर्मन ने इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया, डिफरेंट इंटेंसिटी के इलेक्ट्रॉन्स लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करके एंड डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स लिए। तो उन्होंने ये देखा कि जब वो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो इलेक्ट्रॉन्स 35 डिग्री के ऊपर मिनिमा आपको देते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो हर डायरेक्शन में, जारी बात है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वो कहीं भी जा सकता है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो आपका जो डिटेक्टर है जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक कर रहे हैं, उस जगह पे फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन उधर उधर डिटेक्टर पे स्ट्राइक नहीं करता, बल्कि वो कहीं और किसी और एंगल पे निकल जाता है और आपका डिटेक्टर जो है वो उसको नहीं देख पाता। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको एक मिनिमा मिलेगा और एक मैक्सिमा मिलेगा, यानी कम से कम इलेक्ट्रॉन किस एंगल पे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस एंगल पे मिले। तो इन लोगों ने ये देखा जो कम से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 35 डिग्री पे मिल रहे हैं, जो कि इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 50 डिग्री के ऊपर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक ख़ास डायरेक्शन ही हैं जिसके अंदर ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्कैटर हो रही हैं, मतलब 35 और 50 के दरमियान। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो 35 डिग्री पे जा रहे हैं, जो कि बहुत कम है, और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है वो 50 डिग्री के ऊपर जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन आपके डिटेक्टर में पहुँच रहे होते हैं। दैन आप इनको जो है वो प्लॉट करते हैं तो पता ये चलता है कि ये जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि डिफरेंट स्कैटरिंग करके आ रहे थे, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अब याद रहे आपको कि इंटरफेरेंस जो है वो या डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस, ये दोनों वेव फिनोमेना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इंटरफेरेंस या डायफ्रैक्शन यहाँ पर कर रहे हैं तो दैट clearly means electrons are behaving like a wave। अब हमें अगली चीज ये पता करनी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन वेव के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, तो अब हम इनकी वेवलेंथ देखते हैं कि क्या ये वेवलेंथ डी ब्रॉय का जो फार्मूला है वेवलेंथ का, उसके मुताबिक सही रिजल्ट देती है। तो पहले हम एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ निकालते हैं, देन डी ब्रॉय की वेवलेंथ जो है उससे उसको कंपेयर करते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ निकालने के लिए जो है वो हम यहाँ से जो ब्रेग्स डायफ्रैक्शन लॉ है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद हो तो एक्स-रे डायफ्रैक्शन में ये क्वेश्चन आपने पढ़ी होगी, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन फाई। फाई जो है वो स्कैटरिंग एंगल है, डी जो है दैट इज द स्पेसिंग, जो कि डिफरेंट प्लेन्स के दरमियान स्पेसिंग होती है। वो डी हमारे केस में जो है वो डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा के बराबर है, वेयर जो कैपिटल डी जो है वो डिफरेंट एटॉमिक लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वाला है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन कागज़ के ऊपर करें तो बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं, यानी इसके अंदर जाके जैसे आप एक्स-रे डायफ्रैक्शन में देखते हैं, तो जो दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, और उस कैपिटल डी का अगर आप साइन थीटा के साथ मतलब वाला प्रोजेक्शन ले लें तो आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है वो मिल जाती है। पर ये कैलकुलेशन अगर आप करें, और निकल क्रिस्टल के लिए जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं 0.091 नैनोमीटर, और कैपिटल डी की जो वैल्यू है वो 0.215 नैनोमीटर, देन 2 प्लस थीटा की वैल्यू जो है वो पाई के बराबर हो जाती है। ये आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं ये पूरा एंगल जो है
ऐड कर दूँ, यानी फाई प्लस थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू प्लस फाई, तो 2 फाई प्लस थीटा जो है वो पाई के बराबर होता है। तो ये चीज़ें अगर आप कैलकुलेट करें, जैसा कि यहाँ इन्होंने बताया हुआ है, 2 फाई प्लस थीटा जो है वो पाई के बराबर होता है। तो फाइनली बहरहाल आप लैम्डा जो है वो निकाल लेंगे। इसमें एन जो है वो 1 लेना है, क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा जो होता है डायफ्रैक्शन में वो n इज इक्वल टू 1 पे होता है। तो आप फर्स्ट मैक्सिमा को यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे, जो कि थीटा 50 डिग्री के ऊपर आपको मिला था। तो आप फाई की जगह पे 50 मतलब फाई जो है उससे आप थीटा निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में जो अभी हमने यहाँ पे बताई है, 2 फाई प्लस थीटा इक्वल्स पाई, सो थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस 2 फाई। ठीक है जी। तो अगर आप थीटा की वैल्यू 50 पुट करें तो इजीली आप फाई निकाल सकते हैं, जो कि इस केस में आपको नजर आ रहा है। तो ये लैम्डा जो निकला है फाइनली दैट इज 0.165 नैनोमीटर। याद रहे ये जो लैम्डा है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से निकल रहा है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो थीटा से, वोल्टेज को सेट करने से, मैक्सिमा लेने से, ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंट में हुआ था। अब हम इसी लैम्डा को डिब्रॉय के रिलेशन से निकालते हैं। आपको पता है डिब्रॉय के रिलेशन के अंदर, जैसा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन 1.48 में नजर आ रहा होगा, H ओवर P है। तो P को जो है वो आप इजीली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है P स्क्वायर ओवर 2m। सो P विल बी 2mk अंडर रूट। तो अगर इस मोमेंटम की को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखें एंड इसको कैलकुलेट करें आप, तो ये लैम्डा जो है इसमें सारी जो वैल्यूज है ना, मतलब वो आपको नजर आ रही है। यहाँ पे एच इन्होंने डाला हुआ है, तो एच को एच काट बना दिया है, एक सी एक्स्ट्रा लगाया, तो नीचे सी स्क्वायर भी अंदर रूट के अंदर लगा दिया है। तो ये सारी चीज़ें वैल्यू नाउन होती हैं। अगर आप ये वैल्यूज पुट कर दें, के जो है वो आपने यहाँ पर 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेना है, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट लेनी है, एच कट जो है वो भी हमें मालूम है और वैसे इसने यहाँ पे बताया भी हुआ। तो ये सारी वैल्यूज पुट करें तो आंसर आता है 0.167 नैनोमीटर। ये जो वैल्यू है 0.165, ये है एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ, और ये वैल्यू जो है ये है डिब्रॉय की वेवलेंथ। तो आप देख रहे हैं कि थर्ड डिजिट, थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर तक ये बहुत ज़बरदस्त आपको एग्रीमेंट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो डिब्रॉय वेवलेंथ है वो एग्जैक्ट रिलेशन है किसी भी मटेरियल पार्टिकल की वेवलेंथ के लिए। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव ट्रीट किया जा सकता है। अब अगर आपके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो और वो मूव कर रहा हो, तो हम उसकी मोशन को वेव मोशन कहेंगे, और फ्री वेव जो है उसके लिए हम प्लेन वेव जो है उसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर प्लेन वेव जो है, ये आपने वेव्स वाले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि प्लेन वेव को एक्सपोनेंशियल जो होते हैं उनसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, ई पावर एयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ओमेगा टी वाला फैक्टर जो है वो टाइम में वेरिएशन बता रहा है कि वेव जो है वो टाइम में किस तरह वेरी कर रही है। के डॉट आर वाला जो फैक्टर है वो स्पेस वेरिएशन बता रहा है कि के मोमेंटम के साथ आर डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा होगा तो वो स्पेस में मूव कर रहा होगा। तो स्पेस में उसकी मोशन कैसी है और टाइम में मोशन कैसी है, दोनों को कंबाइन करके ई पावर एयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी बनाया है, विच इज दी प्लेन वेव सॉल्यूशन, जो कि ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई कहे कि जी इलेक्ट्रॉन जो है उसको मैथमेटिकली किस तरह एक्सप्रेस करना है, तो क्वांटम में दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह से एक प्लेन वेव के तौर पे लिख सकते हैं। जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा होगा आप कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन एक प्लेन वेव है। बहरहाल इसी तरह से ये जो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है। थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट जरा और आसानी के साथ किया। उसने सिर्फ ये किया कि एक थिन फिल्म ले ली है, बजाय इसलिए कि वो निकल क्रिस्टल ले, उसने एक थिन फिल्म ली है, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की बीम को शाइन किया है। वो इलेक्ट्रॉन की बीम उस थिन फिल्म से गुजरने के बाद आपको यहाँ पर रिंग्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि डायफ्रैक्शन रिंग्स हैं। एंड दिस इज अगेन दी कंफर्मेशन ऑफ डिब्रॉय हाइपोथेसिस कि जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं दे बिहेव लाइक वेव्स, और उनका जो वेव वेक्टर है और मोमेंटम है वो सारा कुछ उसी तरह से है। सो फाइनली मोशन ऑफ पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करना होगा। यहाँ तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात की ना, अब इस उसूल को हम जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज करने का मतलब ये है कि तमाम मैटर पार्टिकल्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, वो प्रोटॉन है, वो न्यूट्रॉन है, मेसॉन्स हैं, पायॉन्स हैं, या जितने भी आपने आज तक सुने हुए हैं मटेरियल पार्टिकल्स,
वो सारे के सारे अब हम उनको वेव्स के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं, वो भी डुअल नेचर रखते हैं। सो ना सिर्फ ये कि लाइट में डुअल नेचर है, बल्कि पार्टिकल्स में भी डुअल नेचर है। वेव पार्टिकल डुअलिटी ना सिर्फ लाइट में पाई जाती है, बल्कि ये पार्टिकल्स में भी पाई जाती है, रेडिएशन में भी पाई जाती है और मैटर में भी पाई जाती है। मादा और तवानाई दोनों के अंदर, मादा और बल्कि तवानाई की बजाय इसको मतलब शुआएं कहना चाहिए रेडिएशन को। तो तमाम तरह की रेडिएशन में भी डुअल नेचर है, तमाम तरह के पार्टिकल्स में भी डुअल नेचर है। अब मसला ये है कि क्लासिकली तो हमें इस चीज़ की आदत हुई है कि हम हर सवाल का एक जवाब चाहते हैं, क्योंकि हमारे जहन में ये होता है कि हकीकत जो है, रियलिटी जो है, वो सिर्फ एक ही तरह की हो सकती है। मतलब ये नहीं मुमकिन हो सकता कि एक चीज़, मैं जस्ट फॉर फन मिसाल दे रहा हूँ, कि एक चीज़ गधा भी हो और घोड़ा भी हो। तो हम या गधा को गधा कहते हैं या और घोड़े को घोड़ा कहते हैं। अगर कोई घोड़े को गधा कह रहा हो तो हम कहते हैं ये गलत है। ऐसे ही अगर गधे को कोई घोड़ा कह रहा हो तो हम कहते हैं कि ये भी गलत है। सो क्लासिकली हम चीज़ों को डिफाइन इस तरह करते हैं कि हम उनको यूनिकली डिफाइन करते हैं। मतलब एक चीज़ की जो स्पेसिफिकेशन है वो उसको एक रियलिटी बनाती है, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ आपको दो डिफरेंट रियलिटीज़ में नज़र आ रही है। तो क्वांटम मैकेनिक्स इस लिहाज से एक किस्म का एनिग्मा बन जाता है आम इंसान के लिए, जो कि जाहिर बात है जिसने ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए हुए या जो इनके बारे में ज़्यादा साइंटिफिकली नहीं सोच रहा। तो इवन साइंटिस्ट जो थे वो भी परेशान थे कि ये क्या चीज़ है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहसें हुई। तो हम उन बहसों में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अब डिस्कस करेंगे कि क्या इसका हल निकाला जाए। ये डुअल नेचर जो है, ये जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है, इसमें किसको बुनियादी करार दिया जाए। क्या असल में चीज़ें वेव होती हैं तो वो पार्टिकल बन जाती हैं, या वो असल में पार्टिकल होती हैं तो वेव्स बन जाती हैं। इसके लिए जो है वो साइंटिस्ट किस चीज़ पे एग्री हुए हैं। याद रहे कि ये एक एग्रीमेंट है, ये एक सोशल एग्रीमेंट है। साइंटिस्ट जो है वो इस तशरीह पे एग्री हो जाएंगे, जिसको भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल डिबेट है। तो यही वजह है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं होगा, ये एक फिलोसफिकल डिबेट होगी। और हम क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर मैं चाहूँगा कि इसको मज़ीद जो है वो डिस्कस किया जाए। बहरहाल, तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें ये वेव्स ऑब्जर्वेबल नहीं होती। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट दो टर्म्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें, ऑब्जर्वेबल्स और अनऑब्जर्वेबल्स। ऑब्जर्वेबल्स वो चीज़ें हैं जिनको आप डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट के अंदर देख रहे होते हैं। अनऑब्जर्वेबल्स वो चीज़ें होती हैं कि वो है तो सच, मतलब रियलिटी में वो एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। मतलब अनऑब्जर्वेबल होने का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। यानी सिर्फ ये होता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन वो ऐसे स्केल पर या ऐसी लिमिट में जाके एग्जिस्ट करती है जहाँ पे हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। अगर हम उस स्केल पे पहुँच सकते तो हम उसको इजीली ऑब्जर्व कर लेते। सो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में ये ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल की बहस जो है वो लाजमी हो जाती है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय वेवलेंथ, उनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत स्मॉल हो जाती है, बिकॉज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। सो मैसिव होने की वजह से उनका मैस चूंकि ज़्यादा होता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का, इसलिए उनकी जो वेवलेंथ होती है वो इतनी छोटी हो जाती है कि जितना ऑब्जेक्ट का अपना साइज भी नहीं होता। मतलब फर्ज करें कि 1 इंच की कोई चीज़ है, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी अगर वो 1 इंच से भी छोटी निकले तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर वो 1 इंच के बराबर निकले तो हम उसको इजीली ऑब्जर्व कर लेंगे। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में चूंकि हमारी जो आम आंख से जो हम जिस दुनिया को देखते हैं वो मैक्रोस्कोपिक है, वो माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आती। वो हम उसको आम इंसान से देख सकते हैं, वो बड़ी चीजें हैं। तो बड़ी चीजें जिनको आम इंसानी आंख से देखा जा सकता है, वो इतनी बड़ी होती हैं, उनकी डायमेंशन इतनी बड़ी होती है कि उनके साथ जो वेवलेंथ होगी वो बहुत छोटी हो जाएगी। वो इतनी छोटी हो जाएगी कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ना सिर्फ ये कि इंसानी आंख से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, हम उसको माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये कहना कि सिर्फ छोटे पार्टिकल्स में वेव नेचर होती है, ये दुरुस्त नहीं है। वेव नेचर हर तरह के पार्टिकल्स में होती है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में भी होती है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में भी होती है। फर्क ये है कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का साइज छोटा होता है,
लिहाजा उनकी वेवलेंथ उस रेंज में आ जाती है कि हम उसको ऑब्जर्व कर लें। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की भी वेवलेंथ होती है, लेकिन वो जो वेवलेंथ है वो अनऑब्जर्वेबल है, हम उसको देख नहीं सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि वो होती नहीं है। अगर हम उस स्केल पे जा सकते हैं जिस स्केल पे वो वेवलेंथ होती है, तो हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक जनरल रूल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये एक जनरल रूल है कि whenever the de Broglie wavelength of an object is in the range of its size, the wave nature of the object is detectable। यानी अगर आपने किसी चीज की वेव नेचर देखनी है तो उसूल ये है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो उस ऑब्जेक्ट के बराबर होनी चाहिए। अगर वो वेवलेंथ उस ऑब्जेक्ट के साइज से एक्सीड कर जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। ओके, सॉरी मैं उलट क्या गया हूँ कि अगर वेवलेंथ उसके साइज से बड़ी होगी या उसके साइज के बराबर होगी तो फिर हम उसको देख पाएंगे, और अगर उसके साइज से छोटी होगी, 1 इंच मैंने मिसाल दी थी कि 1 इंच से अगर कम वेवलेंथ होगी तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। दूसरे लफ्जों में जो आपने डायफ्रैक्शन पढ़ी थी, ब्रैग डायफ्रैक्शन, एक्सरे डायफ्रैक्शन, उसमें जो आपका लैम्डा है वो डी के कंपेरेबल होना चाहिए। सो अगर डी जो है वो आपको स्लिट का साइज बता रहा है, तो जितनी चीज का साइज आप देखना चाहते हैं उतनी ही आपको वेवलेंथ लेनी पड़ेगी। इसकी एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि जो हमारी एक्सरेज हैं वो आपके, उनका जो साइज होता है, मतलब एक्सरेज की जो वेवलेंथ है उनकी वेवलेंथ होती है 10⁻10 मीटर। अब आपको पता है कि 10⁻10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं, और एंगस्ट्रम से आपको याद आ जाएगा कि ये तो एटम का साइज होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिविजुअल एटम्स को देखना चाहते हैं तो आप एक्सरेज को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सरेज की बजाय गैमा रेज को यूज करेंगे तो फिर आप उसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनकी वेवलेंथ मजीद उससे छोटी हो जाती है, एटम से भी छोटी हो जाती है, तो लिहाजा आप उसको उससे ऑब्जर्व जो है वो नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर ये एग्जांपल दी हुई है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस एग्जांपल को लाजमी देखें। इसमें ए पार्ट के अंदर एक प्रोटॉन है और बी पार्ट के अंदर एक 100 ग्राम की गोली है। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन है उसकी वेवलेंथ आ रही है 10⁻15 मीटर, जो कि प्रोटॉन के साइज से कंपेरेबल है, क्योंकि प्रोटॉन का भी यही साइज होता है, फर्मी के बराबर होता है तकरीबन। जबकि जो गोली है, बुलेट है, उसके लिए जो वेवलेंथ है वो है 10⁻36 मीटर। ये इतनी छोटी वेवलेंथ है कि हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई जब एक बुलेट मूव कर रही होती है तो वो हमें सीधी चलती दिखाई देती है, वो एक वेव के तौर पे चलती हुई दिखाई हमें नहीं दे रही होती, उसकी वेव नेचर हमें नजर नहीं आ रही होती। ओके, सो नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि क्वांटम फिजिक्स को अगर आपने समझना है तो ये एक्सपेरिमेंट जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सारी वैसे ही इस एक्सपेरिमेंट से शुरू होती है। तो एक्सपेरिमेंट को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। टॉपिक का नाम इन्होंने रखा है पार्टिकल्स वर्सेस वेव्स, यानी अब मुकाबला हम करवा रहे हैं कि भाई जो हमारी असल कायनात है, ये जो नेचर हम देख रहे हैं, ये असल में पार्टिकल से मिलकर बनी है या वेव से मिलकर बनी है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ये बता रहे हैं कि जिसको वेव कह रहे थे वो पार्टिकल बन गया, जिसको पार्टिकल कह रहे थे वो वेव बन गया। तो वो पार्टिकल भी है, वेव भी है। तो असल में ये सवाल अब डिस्कशन में चला जाएगा कि हम किस चीज़ को बुनियादी कहें। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसको कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, टू चेक विच इज मोर बेसिक। ओके, अब सबसे पहले हमें पार्टिकल्स और वेव्स के लिए क्लासिकल बिहेवियर देखना पड़ेगा कि क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल्स और वेव्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनको किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये पहले भी बहुत दफ़ा बात हुई कि जो पार्टिकल होता है, किसी भी पार्टिकल को की मोशन अगर बतानी है कि वो पार्टिकल की मोशन क्या है, तो आपको जस्ट एक पैरामीटर चाहिए और वो होता है पोजीशन वेक्टर। अगर आपको किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर पता चल जाए, उसकी पोजीशन पता चल जाए, तो पोजीशन का डेरिवेटिव लें, टाइम के साथ वेलोसिटी निकल आएगी। वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करें, मोमेंटम निकल आएगा। मोमेंटम का टाइम रेट ऑफ चेंज लें, फोर्स निकल आएगी। फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें, वर्क निकल आएगा, तो वर्क एनर्जी होता है। सो फाइनली अगर आपको एक चीज सिर्फ पता चल जाए पार्टिकल की, विच इज पोजीशन वेक्टर, तो आप उस पार्टिकल की पूरी फिजिक्स, जो डायनामिक्स है, जो मोशन है उसकी, वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेव में ऐसा नहीं होता। वेव में आपको दो चीजें चाहिए होती हैं टोटल डिस्क्रिप्शन देने के लिए, क्योंकि वेव जो है एक तो वो ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है ना,
तो एक तो वो अपना एंगल चेंज कर रही है, वो कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, तो अपना फेज चेंज कर रही है, कभी मैक्सिमम है कभी मिनिमम है। प्लस उसका एक एम्पलीट्यूड भी होता है कि वो कितना ऊपर जा रही है या कितना नीचे जा रही है। तो वेव के लिए आपको दो चीजें बतानी पड़ती है, एम्पलीट्यूड और फेज। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक थ्री डिमेंशनल प्लेन वेव है, तो उसके लिए अगर आप एक फंक्शन लिखें जो कि वेव फंक्शन कहलाता है, वेव फंक्शन का सिर्फ मतलब ये है कि ये एक ऐसा फंक्शन है कि अगर आप इसको प्लॉट करें डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, तो आपको ये एक वेव देगा। सो जो प्लेन वेव है वो, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ई टू द पावर एयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी है। अब ये जो के डॉट आर माइनस ओमेगा टी है, ये स्पेस और टाइम में उसकी वेरिएशन बता रहा है। इसको हम फेज कह लेते हैं, फाई लेट से इट इज अ फेज, और उसको हम फाई कह लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जो इस फार्मूले में वेव नजर आ रही है, ये एक वेव है। इसमें दो आपको वेरिएबल्स नजर आ रही हैं, एक ए है विच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, और दूसरा फाई है विच इज द फेज ऑफ द वेव। तो इसका मतलब है वेव को डिस्क्राइब करने के लिए दो चीजें लाजमी होती हैं, एक उसका एम्पलीट्यूड और दूसरा उसका फेज। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वेव की इंटेंसिटी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी एम्पलीट्यूड मॉड स्क्वायर। यानी आप किसी भी साइड जो वेव फंक्शन है, अगर आप उसका मॉड स्क्वायर कर लें तो वो इंटेंसिटी होती है। बस अभी आप इसको इतना याद रखें कि इंटेंसिटी का मतलब होता है मॉड स्क्वायर। दूसरे लफ्जों में ये एक का अगर आप इसका स्क्वायर करें, मॉड स्क्वायर करें, तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि ए मॉड स्क्वायर बन जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमने पहले भी बात की थी कि वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, क्योंकि ये जो एयोटा वाला फैक्टर है, मॉड लेते वक्त इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बहरहाल ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास एक वेव है तो आप उसकी इंटेंसिटी का मॉड स्क्वायर करें। इंटेंसिटी निकालने के लिए उसके एम्पलीट्यूड का मॉड स्क्वायर करें तो इंटेंसिटी मिल जाती है। नाउ अब हम ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम दोनों को बारी बारी कंसीडर करेंगे। एक दफा हम बुलेट्स को लेंगे यानी पार्टिकल्स को लेंगे और ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे। दूसरी दफा हम वेव्स को लेंगे और ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक ही कर रहे हैं। फर्ज करें कि हम क्लासिकल फिजिक्स को ही कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन नहीं लिया बल्कि बुलेट्स ले लिए, क्योंकि बुलेट्स के अंदर वेव नेचर नजर नहीं आती है आपको, इसलिए आप उसको पार्टिकल के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको यहाँ पर जो डायग्राम नजर आ रही है, बल्कि पिछले पेज के ऊपर ही, ये 1.8, इसमें आपने बुलेट्स लिए हैं या पार्टिकल्स लिए हैं। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो पहला डब्बा है लेफ्ट साइड के ऊपर इसमें दो स्लिट्स थी, जिसमें से आपने दूसरी स्लिट जो है इसको क्लोज कर दिया S2 को, और S1 स्लिट को आपने ओपन किया। बुलेट्स जो है वो S1 में से गुजरी और यहाँ पर आपने एक डिटेक्टर रखा हुआ है, वहाँ पर ये बुलेट्स आती जा रही हैं, आप इनका नंबर काउंट करते जा रहे हैं और इसकी जो इंटेंसिटी आप निकालते हैं, नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, वो आप प्लॉट करते हैं। तो ये प्लॉट इस तरह का आपको नजर आता है। ये जो प्लॉट है ये बेसिकली I1 बता रहा है, ये इंटेंसिटी प्लॉट है, ठीक है। ये इंटेंसिटी है, इसको आपने वेव नहीं समझ लेना, इट इज जस्ट इंटेंसिटी। ये वो इंटेंसिटी जो है वो साइडों पे कम है, दरमियान में ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर बुलेट्स जो हैं वो दरमियान में जाएंगी, बहुत कम बुलेट्स होंगी जो स्कैटर करके साइडों पे जाएंगी। तो इसलिए इट्स नॉट अ वेव, इट्स जस्ट शोइंग अ ग्राफ। इंटेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है, कभी मैक्सिमम है कभी मिनिमम। दूसरे डब्बे के अंदर हमने ये किया, S1 को क्लोज कर दिया, दूसरी स्लिट को ओपन किया, तो आपको दोबारा एक इंटेंसिटी मिल गई और उसका हमने नाम रख दिया I2। अब तीसरे डब्बे के अंदर हमने क्या किया कि दोनों स्लिट्स को ओपन किया। जब हम दोनों स्लिट्स को ओपन करेंगे तो अब हमारी जो टोटल इंटेंसिटी होनी चाहिए क्लासिकली, वो पहले वाली की इंटेंसिटी और दूसरे वाली इंटेंसिटी का सम होनी चाहिए, सिंपली लीनियर सम होनी चाहिए। सो आई टोटल इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, और आपको दोबारा उसी तरह का ग्राफ मिलेगा जैसे आपका जो पहले ग्राफ ले गए थे इंटेंसिटी का, उसी तरह का ग्राफ आपको यहाँ पर मिल गया। तो ये है क्लासिकली पार्टिकल्स अगर डबल स्लिट में से गुजरे तो वो इस तरह का ग्राफ देंगे। ये रिजल्ट आपने याद रखना है लास्ट वाला, कि जब दोनों स्लिट्स ओपन हो और पार्टिकल्स गुजर रहे हों, बुलेट्स पार्टिकल्स गुजर रहे हों, तो इंटेंसिटी विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटेंसिटीज। अब आप यही एक्सपेरिमेंट दोबारा करते हैं, लेकिन इस दफा आप वेव्स लेते हैं, लेट्स से लाइट लेते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है इसमें ये दिखाया गया कि ये बुलेट्स नहीं है, ये एक वेव है। फर्ज करें एक रोशनी है,
रोशनी का सोर्स है, तो आपको पता है, आपने ये वेव नेचर पड़ी हुई है कि वो वेव फ्रंट्स बनाती हैं, तो वेव फ्रंट्स स्फेरिकल होते हैं, पॉइंट सोर्स हो तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। अब आपने वही काम किया, पहले डब्बे में आपने स्लिट S1 को ओपन किया, S2 को क्लोज कर दिया, आपको इंटेंसिटी का ग्राफ मिल गया यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने दूसरे डब्बे में S2 को ओपन कर दिया, S1 को क्लोज कर दिया, आपको दोबारा एक इंटेंसिटी मिल गई I2। अब तीसरे के डब्बे के अंदर आपने जब दोनों स्लिट्स को ओपन किया तो वेव जो है उनका ग्राफ पार्टिकल से डिफरेंट आया, और वो इस तरह का ग्राफ है जिसमें कि कुछ मैक्सिमा है, कुछ मिनिमा है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। अब आप इसको कंपेयर करें बुलेट्स वाले ग्राफ से, मैं दोबारा पीछे जाता हूँ, ये बुलेट्स वाला ग्राफ, इसमें ऐसी कंडीशन नहीं थी, इसमें एक ही मैक्सिमा था और साइडों के ऊपर मिनिमा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वेव्स के केस में इंटेंसिटी सिंपली ऐड नहीं हो रही, इसका मतलब टोटल इंटेंसिटी I1 प्लस I2 नहीं है, बल्कि प्लस तीसरी एक और कोई टर्म इसके अंदर आ रही होगी, वो टर्म जो है वो इसको ऑसिलेट करवा रही है। यानी वो जो इंटेंसिटी इस तरह से करके बननी थी, अब वो इस तरह करने की बजाय, एक ही दफा ऐसे आने की बजाय वो ऑसिलेट कर रही है टोटल इंटेंसिटी। तो एक प्लस एक्स्ट्रा फैक्टर भी इसके अंदर आएगा। तो ये यहाँ नीचे जो है वो उसने दिखाया हुआ है, इसको इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। कि अगर आप अगर आप I1 को देखें तो वो होगा psi1 मॉड स्क्वायर, पहले की इंटेंसिटी। I2 को देखें अलग-अलग तो वो होगा psi2 मॉड स्क्वायर। लेकिन जब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आप करेंगे psi1 प्लस psi2, बिकॉज psi जो है वो वेव है, ठीक है। तो आप दोनों वेव्स को जमा कर दें एंड देन आप उसका मॉड स्क्वायर करें, तो जाहिर है कि अब ये स्क्वायर खुलेगा, इसमें एक पहली टर्म आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाली। तो ये जो 2ab वाली टर्म होगी जिसमें I1 और I2 क्रॉस हो रहे हैं, ये टर्म के अंदर आपको नजर आ रहा है कॉस भी आ रहा है, और कॉस का जो ग्राफ है वो ऑसिलेशन होता है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। साइनोसाइडल ग्राफ्स होते हैं वो ऑसिलेशन को शो कर रहे होते हैं। तो जो इस ग्राफ के अंदर फाइनल रिजल्ट में ऑसिलेशन नजर आ रही थी आपको, अब आपको उसकी वजह मालूम हो गई है कि उसकी वजह बेसिकली वेव नेचर में इंटेंसिटीज जो है वो डायरेक्टली ऐड नहीं होती, बल्कि उसमें ऑसिलेटरी टर्म्स आती हैं और वो ऑसिलेशंस करती हैं, और उसके नतीजे में कहीं पे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, एंड फाइनली यू गेट अ इंटरफेरेंस। तो ये अब हमने स्टडी कर लिया क्लासिकल फिजिक्स को। क्लासिकली पार्टिकल्स में एक ही मैक्सिमा आता है और इंटेंसिटीज डायरेक्ट ऐड हो जाती हैं I1 प्लस I2। वेव्स में इंटरफेरेंस होती है, पार्टिकल्स में नहीं होती। वेव्स में इंटरफेरेंस होती है, इंटरफेरेंस की वजह ऑसिलेटरी टर्म होती है, जो कि वेव्स की इंटेंसिटी को सम करते वक्त आपको नजर आ रही होती है। अब हम इसका क्वांटम ट्रीटमेंट देखते हैं, क्वांटम मैकेनिकली क्या हो रहा है, क्वांटम व्यू में ये क्या चीज बन रही है। अब आप बुलेट्स की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स ले लें, क्योंकि बुलेट्स जो है मैंने बताया था डिब्रॉय वेवलेंथ जो है बुलेट्स की ऑब्जर्वेबल नहीं होती, इसलिए आपको पार्टिकल के तौर पर ही दिखाई दे रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो है आपने अब बुलेट्स की बजाय इलेक्ट्रॉन्स को लिया, सो अगर इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिकल्स ही हैं, मटेरियल पार्टिकल्स ही हैं, तो फिर उनको बुलेट्स वाला ग्राफ देना चाहिए था। लेकिन आप क्लियरली आप यहाँ पर देख रहे हैं जो तीसरे वाला ग्राफ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो S1 S2 दोनों में से जब गुजरते हैं तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न देते हैं, यानी उनकी इंटेंसिटी पार्टिकल्स की तरह बिहेव नहीं कर रही, बल्कि वो वेव्स की तरह बिहेव कर रही है। सो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक तरफ तो आपको अगेन ये कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेव नेचर शो कर रहे हैं, प्लस वो ये भी बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की नेट इंटेंसिटी है दोनों स्लिट्स में से गुजरने के बाद, वो दोनों के सम के बराबर नहीं है, दोनों की इंटेंसिटी के सम के बराबर नहीं है, और इसके अंदर इंटरफेरेंस होती है। अब याद रखेंगे इंटरफेरेंस कैसे होती है, इंटरफेरेंस होती है दो वेव्स के साथ। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप के साथ जो है वो इंटरफेरेंस कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं ग्रिड लगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इस डायग्राम में जो आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा है, अगर आप उनकी इंटेंसिटी कम कर दें, थोड़े इलेक्ट्रॉन भेजें, तो आप देखेंगे कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो खत्म नहीं होता, आप और थोड़े इलेक्ट्रॉन्स भेज के देखें। फर्ज करें कि आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, और ऐसा किया जाता है एक्सपेरिमेंट में, आपने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो भेजा है, ठीक है जी, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन गया,
अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इंटरफेरेंस नहीं करेगा ना, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है कि इंटरफेरेंस मतलब S1 S2 दोनों ओपन करेंगे और दोनों में से दो तरह की वेव्स या दो तरह के रेडिएशन रेज गुजरेंगी तो फिर इंटरफेरेंस होगी। लेकिन देखा यह गया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को भी भेजा जाए तो वो भी इंटरफेरेंस करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन कैसे इंटरफेरेंस कर सकता है? इसका एक ही तरीका है कि जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को S1 और S2 के करीब किया तो बजाय इसके एक इलेक्ट्रॉन S1 में से गुजरे और S2 को छोड़ दे, या S2 में से गुजरे और S1 को छोड़ दे, इलेक्ट्रॉन दो हिस्सों में तकसीम हो गया और वो दोनों स्लिट्स में से गुजर गया। एक इलेक्ट्रॉन दो हिस्सों में तकसीम हो गया और वो S1 और S2 दोनों में से गुजरा। गुजरने के बाद उसके जो दोनों हिस्से थे उन्होंने आपस में इंटरफेरेंस की और आपको यहाँ पर रिजल्ट नजर आ रहा है। लेकिन ये जो है ये चीज एक्सप्लेनेबल नहीं है अगर आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल लेंगे। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रॉन को वेव लेंगे देन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जब वो वेव आती है तो वो स्प्रेड कर जाती है S1 और S2 के अंदर। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो S1 में से गुजरता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल के तौर पर ही अगर आप देखना चाहते हैं उसको कि पार्टिकल कैसे इंटरफेरेंस कर रहा है और वो S1 और S2 में से कैसे गुजर रहा है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो S1 में से गुजरेगा या S2 में से गुजरेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन S1 में से गुजरा या कि S2 में से गुजरा, पहली स्लिट में से गुजरा या दूसरी में से गुजरा? उसका तरीका ये है कि आप इसको ऑब्जर्व करते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम नेक्स्ट करने ये जा रहे हैं, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, वी वांट टू फाइंड आउट द स्लिट थ्रू विच इलेक्ट्रॉन वेंट। हम ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो थे या जो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो था वो S1 और S2 में से किस स्लिट में से गुजरा है। देखने में ये आया है, यहाँ पे मैं अब आपको दिखाता हूँ। अब ये वही एक्सपेरिमेंट है, पहले S1 को ओपन किया, इलेक्ट्रॉन्स है, S1 को ओपन किया, इंटेंसिटी मिल गई I1 एज अ पार्टिकल, S2 को ओपन किया, इंटेंसिटी मिल गई I2 एज अ पैटर्न एज अ पार्टिकल, कोई इंटरफेरेंस नहीं। अब जब S1 और S2 को ओपन करें तो अब अगर इलेक्ट्रॉन वेव है, क्योंकि हमने कहा था ये वेव है, तो फिर आपको इंटरफेरेंस मिलनी है, जैसा कि पिछले एक्सपेरिमेंट में आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंटरफेरेंस पैटर्न कर रहे हैं जब दोनों स्लिट्स ओपन होती हैं। लेकिन अगले पेज के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि ये इंटरफेरेंस फिर खत्म हो गई है, आपको दोबारा I1 प्लस I2 वाली इंटेंसिटी मिल रही है, टोटल इंटेंसिटी मिल रही है, ऑसिलेशन नहीं मिल रही, इसके अंदर इंटरफेरेंस नजर नहीं आ रही है। वही दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही दो स्लिट्स हैं, वही इलेक्ट्रॉन बीम है, दोनों स्लिट्स ओपन है, लेकिन अब आपको इंटरफेरेंस नहीं मिल रही, इंटरफेरेंस खत्म हो गई। वजह क्या है? अगर आप गौर करें तो वजह यहाँ पर ये जो लाइट सोर्स है ये उसकी वजह है। तो जो ही आपने एक लाइट सोर्स रख के S1 और S2 को शाइन किया, फोटॉन्स के थ्रू उसको देखना चाहा कि इलेक्ट्रॉन जब S1 और S2 में से गुजरता है तो वो कहाँ से गुजर के जाता है। स्क्रीन के बिल्कुल पास आपने एक लाइट सोर्स रखा हुआ है, कैमरा रखा हुआ है, ये देखने के लिए कि S1 या S2 में से इलेक्ट्रॉन किस में से गुजरा। तो इलेक्ट्रॉन गुजर तो गया, लेकिन और हो सकता है आपने उसको देख भी लिया हो, लेकिन अब आप वो इंटरफेरेंस पैटर्न जो था, उसकी जो वेव नेचर थी, आपने उसको खो दिया। अब इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव नहीं कर रहा, अब इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल रहा है? रिजल्ट आसानी से निकाला जा सकता है। आप लाइट सोर्स हटा के देखें, जो ही आप लाइट सोर्स हटाएंगे तो आप देखेंगे कि वो इंटरफेरेंस पैटर्न वापस आ जाता है। सो इन शॉर्ट क्या हो रहा है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स की इंटरफेरेंस देखना चाहते हैं, उसकी वेव नेचर देखना चाहते हैं, कैमरा लगाते हैं, लाइट सोर्स लगाते हैं, तो इंटरफेरेंस खत्म हो जाती है, इलेक्ट्रॉन वेव रहता ही नहीं। लेकिन जो ही आप कैमरा हटाते हैं वो दोबारा लाइट वेव फंक्शन बन जाता है, दोबारा वेव नेचर शो करता है। सो इससे नतीजा ये निकल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी नेचर आपको दिखाना नहीं चाह रहा, वो ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं दर हकीकत वेव हूं या पार्टिकल। सो ये एक बड़ा मतलब एक बड़ी काउंटर इंट्यूटिव सी बात है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये हो रहा है। इस चीज़ को इस जुमले में इसने बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ है, हम कहते हैं ये इनडिटर्मिनेंसी होती है। तो माइक्रो फिजिकल वर्ल्ड इज इनडिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। डिटर्मिनिज्म जो है ये एक फिलॉसफी है। डिटर्मिनिज्म न्यूटन की भी फिलॉसफी थी, हमारे जितने भी फिजिक्स के आज से पहले, क्वांटम से पहले जो गुजरे हैं, वो इस फलसफे पर कायम थे। वो फलसफा क्या है? वो फलसफा ये है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में, पार्टिकल के बारे में फॉर एग्जांपल
एक पैरामीटर अगर दे दिया जाए तो आप उससे इजीली बता सकते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, उस पार्टिकल का फ्यूचर क्या होगा या उस प्रोसेस का फ्यूचर क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे ये बता दें कि इस वक्त चांद कहाँ है और क्या लॉज हैं जिनके तहत चांद मूव कर रहा है। मतलब अगर मुझे मून के बारे में जानना है तो अगर आप मुझे ये बता दें कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और आप ये बता दें कि मून इस वक्त कहाँ पे है, तो मैं इजीली न्यूटन के फार्मूला से कैलकुलेट करके एग्जैक्टली बता दूंगा कि आज से 2 साल बाद या आज से 1 माह बाद चांद की जो पोजीशन है वो क्या होगी। ऑफ कोर्स विद सम एरर, एग्जैक्टली तो नहीं हम बता सकते क्योंकि प्लस माइनस एरर उसमें होता है, लेकिन हम उसकी प्रोडिक्शन कर सकते हैं और वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इजीली आपको नजर आ सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आपको ये कहा जाए कि आप एक गेंद जो है वो हाथ से छोड़ें तो वो ज़मीन पे गिरेगी, आपको पता है कि आपने इजीली एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि वो बिल्कुल सीधी नीचे आती है, ठीक हो गया। और आपको अगर बाकी फैक्टर्स निकाल दिए जाएं, एयर वगैरह और बाकी, तो आपको पता है कि जहाँ से आप उसको गिराएंगे वो बिल्कुल वर्टिकली उसके नीचे जाके गिरेगी। इसको कहते हैं डिटर्मिनिज्म। या दूसरे लफ्जों में अगर आप को तीर चलाना आता है और आपके सामने एक निशाना है जिसको आप तीर मारना चाहते हैं, तो अगर आप तीर कमान से निकालें और आप अच्छे तीर अंदाज हैं और आपका जो फोर्स जो आपने लगाई है वो भी ठीक है, आपकी डायरेक्शन भी ठीक है, तो तीर जब आप छोड़ेंगे तो वो एग्जैक्टली निशाने पे लगेगा। मेरा ख्याल है कि जितने भी जंगें वगैरह होती हैं वहाँ पे या तीरंदाजी वगैरह होती है तो उन वहाँ पे यही होता है ना, बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट लोकेशन आप बता सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम वो चीज़ कहाँ पे होगी। क्रिकेट के अंदर फॉर एग्जांपल जब आपको अगर पता है कि आप कितने एंगल पे बॉल को हिट कर रहे हैं और किस वेलोसिटी से हिट कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्टाइल मोशन कि वो कहाँ जाके गिरेगी और किस वेलोसिटी से गिरेगी। तो ये डिटर्मिनिज्म है कि आप अगर इनिशियल कंडीशंस बता दें और लॉज बता दें जो सिस्टम को गवर्न कर रहे हैं, तो आप इजीली फ्यूचर को परफेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में आप फ्यूचर को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, जबर नहीं है। डिटर्मिनिज्म को वैसे जबर का फलसफा कहते हैं उर्दू में, जबर नहीं है, बल्कि इख्तियार है इलेक्ट्रॉन के पास कि वो आपकी बात माने या ना माने, ठीक है ना। तो अगर आप उसको कह रहे हैं कि वेव के तौर पे बिहेव करो तो लाजमी नहीं है कि वो करे और पार्टिकल के तौर पे बिहेव करे, आपको बताया कि जी मैं पार्टिकल हूँ या वेव हूँ। जैसा कि भी हमने देखा कि जब उसकी वेव नेचर एक्सपेरिमेंट में नजर आ रही थी, लेकिन जस्ट उसको चेक करने के लिए कि वो किस तरह से उसने ये वेव पैटर्न बनाया है, हमने कैमरा लगाया तो वो वेव नेचर ही उसने बदल दी। सो रियलिटी के अंदर ये जो डुअल नेचर है, वेव पार्टिकल डुअलिटी जो है, ये इस नतीजे पर पहुंची कि यूनिवर्स या क्वांटम मैकेनिकली यूनिवर्स या नेचर इनडिटर्मिनिस्टिक है। और यही वो चीज़ है जिसको हाइजेनबर्ग ने अपने प्रिंसिपल में फिर इस्तेमाल किया है। इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही उसने ये प्रिंसिपल दिया था और वह प्रिंसिपल यहाँ पर लिखा गया है। मैं इसको यहाँ से रीड कर देता हूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, टू डिज़ाइन एन अपरेटस, कि आप एक ऐसा अपरेटस बना लें which allows us to determine the slit that the electron went through, कि आप ये पता चला लें कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट में से गुजर के गया है, विदाउट डिस्टर्बिंग द इलेक्ट्रॉन इनफ टू डिस्ट्रॉय द इंटरफेरेंस पैटर्न। यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको नजर आ रहा है कि जो वही आप इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बताना चाहेंगे कि वो कहाँ से गुजरा, तो आप उसका जो पैटर्न है वो आप डिस्ट्रॉय कर देंगे, आप उसको वेव नेचर की बजाय पार्टिकल नेचर में ले जाएंगे। लेकिन अगर आप उससे ये ना डिटरमिन करना चाहें कि वो कहाँ से गुजर रहा है, तो फिर वो अपनी मर्जी से गुजरेगा और वो इंटरफेरेंस कर देगा। सो हमें कभी भी पता नहीं चल सकेगा कि वो कहाँ से गुजर के गया था और वो कैसे गुजरा और उसने कैसे इंटरफेरेंस की। हमें बस ये पता चल गया है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व ना करें तो वो इंटरफेरेंस करेगा, कैसे करेगा ये हम मालूम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि क्वांटम मैकेनिक्स ने हमारे नॉलेज के ऊपर, जो हम कायनात को जान रहे थे, नेचर के बारे में जो इल्म हासिल कर रहे थे, उस पर एक लिमिट लगा दी है। उसने हमें ये बता दिया है कि आप कितना जान सकते हैं और कितना नहीं जान सकते, कैसे जान सकते हैं और कैसे नहीं जान सकते। इसलिए बाद का फिलोसफर्स जो हैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में ये भी कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स ने इंसान की अकल जो है
इसकी लिमिटेशंस बताई हैं, ये क्या जान सकती है और क्या नहीं जान सकती। मतलब आप ये जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक वेव के तौर पे बिहेव करता होगा, इंटरफेरेंस करता है, ये तो आप जान सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं जान सकते कि वो कैसे ये करता है, तो आपको अधूरा इल्म हासिल होगा कायनात का। बहरहाल इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट थी। बोहर जो है वो हाइजेनबर्ग जो है, ये लोग इसको मानते थे, लेकिन श्रोडिंगर, अब श्रोडिंगर का नाम आप बहुत सुनेंगे बार बार, सारी क्वांटम मैकेनिक्स श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग की इक्वेशनों से निकलती है। लेकिन श्रोडिंगर आइंस्टाइन के साथ मिलकर, और आइंस्टाइन भी, वो इस चीज को नहीं मानते थे। वो कहते थे हम कायनात का पूरा इल्म हासिल कर सकते हैं, इंसानी अकल इतनी आजाद है और इतनी ताकतवर है कि ये पूरी कायनात के बारे में जान सकती है। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है कि उन्होंने क्या इसके ऊपर आर्गूमेंट्स दिए, वो क्यों इस चीज को नहीं मानते थे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने बहरहाल और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बताया है कि यूनिवर्स प्रोबेबिलिस्टिक है, इनडिटर्मिनिस्टिक है। इसके बारे में हम मुकम्मल तौर पर नहीं हल है, वो कॉम्प्लीमेंटारिटी में क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाऊंगा, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो बोहर और आइंस्टाइन की जो डिबेट्स हुई, उन डिबेट्स के नतीजे में वो एक नतीजा निकला। और आज आप कोई भी क्वांटम फिजिक्स की बुक उठा के देखेंगे, टेक्स्ट बुक, तो वो बाकी डिबेट्स उसमें नहीं लिखी होती, सिर्फ ये नतीजा लिखा होता। वो नतीजा क्या है? वो नतीजा है कॉम्प्लीमेंटैरिटी। नतीजा ये है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, मसलन वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वेव जो है वो असल हकीकत है, पार्टिकल असल हकीकत नहीं है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि पार्टिकल असल हकीकत है, वेव असल हकीकत नहीं है, बल्कि ये दोनों असल हकीकतें हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, तकवीयत देते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना, यानी इन दोनों को के जरिए हम कायनात को जानते हैं। और हम इन दोनों में से किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा बुनियादी या ज्यादा हकीकी है। दोनों हकीकी हैं, दोनों की बराबर इंपॉर्टेंस है, दोनों को बराबर वैल्यू देनी पड़ती है। अब ये दोनों को बराबर वैल्यू देनी कैसे है? ये तो फिलोसफिकली हो गया ना कि हमें दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है। फिलोसफिकली ये काम किया, ये फिजिकली अब ये कैसे किया जाएगा, मैथमेटिकली कैसे किया जाएगा? तो ये काम श्रोडिंगर ने किया था कि उसने जो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों हैं उनको एक ही तरह की चीज से डिस्क्राइब किया, जिसको हम वेव फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि वेव फंक्शन की फिलोसफिकल बुनियाद क्या है। तो वेव फंक्शन वो चीज है जिसके अंदर पार्टिकल वाली इंफॉर्मेशन भी मौजूद है और वेव वाली इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। सो कॉम्प्लीमेंटेरिटी के लिए वेव फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं कि वेव फंक्शन के अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब अगला सवाल ये होगा कि आप वो इंफॉर्मेशन निकालेंगे कैसे उसमें से? उसके लिए फिर पूरा एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ये है कि वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों एग्जिस्ट करती हैं और दोनों को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, ये फिजिक्स है। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स है कि कैसे आपने ये प्रोसेस करना है मैथमेटिकली। तो नेक्स्ट जो हमारे हम जब पढ़ेंगे चैप्टर्स, तो उसमें ये पूरा फार्मूलिज्म क्वांटम मैकेनिक्स का दिया जाएगा कि क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या क्या फार्मूले हैं जिनसे आप ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी अचीव कर सकते हैं। मतलब ये कि वेव फंक्शन में से गिवन इंफॉर्मेशन आप कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम फिर आगे स्टडी करेंगे। तो फिलहाल कॉम्प्लीमेंटैरिटी के ऊपर हम जो है वो एंड करेंगे। सो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटैरिटी को क्लियर किया गया है, बड़ी इजीली एक जुमला लिखा हुआ है, इसको आप नोट करें लाजमी कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स आर नाइदर प्योर पार्टिकल्स नॉर प्योर वेव्स। ना तो चीज़ें सारी की सारी पार्टिकल नेचर रखती हैं और ना सारी की सारी वेव नेचर रखती हैं, दे आर बोथ, तो दोनों नेचर रखती हैं। पार्टिकल एंड वेव मैनिफेस्टेशंस डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट और प्रिक्लूड वन अनदर। अगर कोई चीज़ वेव है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पार्टिकल नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर कोई चीज़ पार्टिकल है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो वेव नहीं हो सकती। ये दोनों एक दूसरे को का तजाद नहीं है, एक दूसरे की जिद नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ चलती हैं। तो दोनों रियलिटीज़ के जो रुख हैं वो दोनों सही हैं और साथ साथ चलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं चलते। क्लासिकली चूंकि हमने सोचना और तरह से सीखा हुआ था, इस वजह से हमें लगता है कि ये दोनों में तजाद होना चाहिए। क्वांटम मैकेनिकली अकॉर्डिंग टू बोहर इंटरप्रिटेशन, जिसको अब हम कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, क्योंकि कोपेनहेगन में
बोहर ने सारे साइंसदानों को इकट्ठा किया था, पॉली को और हाइजेनबर्ग को, मैक्स बॉर्न को, डिब्रॉय को, आइंस्टाइन, डिबाए, मैरी क्यूरी वगैरह सारे लोग उसमें शामिल थे। और वहाँ पे ये फिर डिसाइड हुआ था कि आज के बाद हम फिजिक्स को बोहर का जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल है उसके जरिए हम समझेंगे, यानी वेव फंक्शन के जरिए हम उसको समझेंगे। सो कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल समझ लें कि क्वांटम फिजिक्स की जान है। फलसफा अगर आपने स्टडी करना है तो आपको कंट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स के ऊपर डिस्कशन करनी पड़ेगी, उसको सीखना है। इसके लिए हम फिर कभी कोई जनरल लेक्चर रखेंगे तो उसमें डिस्कशन भी कर लेंगे। सो इसके बाद हम फिर आगे जो है वो मैथमेटिकल इसका जो बैकग्राउंड है उसकी तरफ चलेंगे। तो अब आपके अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो मुझसे आप पूछ लें, ऑडियो में पूछ सकते हैं या चैट में पूछ सकते हैं। जी, क्वेश्चन जरा बता दें किसी का। ओके, यहाँ पर चैट में क्वेश्चन आया है कि वेव वेक्टर और वेव नंबर सेम चीज़ है। यस, वेव नंबर बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रॉन, वेव और पार्टिकल नेचर एक ही वक्त में शो कर सकता है सेम एक्सपेरिमेंट, ऑफ कोर्स नॉट। हाइजेनबर्ग का सर्टेनिटी प्रिंसिपल इसको अलाउ नहीं करता। आप किसी एक एक्सपेरिमेंट में कोई एक एस्पेक्ट उसको डिटेल में नहीं किया कि हम इसको बाद में जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फार्मूलेशन देखेंगे तो वहाँ पे ये मजीद क्लियर हो जाएगा। But you cannot observe a particle and wave in the same experiment. So that is why आप इसको कर भी ऐसे रहे थे कि इंटरफेरेंस कर या डायफ्रैक्शन या पोलराइजेशन वगैरह जो थी उसमें आपको वेव मिलती थी, और फोटोइलेक्ट्रिक क्वांटम इफेक्ट, वेव प्रोडक्शन वगैरह में आपको पार्टिकल मिलता था। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि इसने आपको ये यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिखाया है कि आप एक ही एक्सपेरिमेंट में दोनों काम नहीं कर सकते। अगर देख रहे हैं तो अगर आप उसकी पार्टिकल नेचर भी देखना चाहेंगे तो वेव नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर आप पार्टिकल नेचर देख रहे हैं तो फिर वेव नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो डबल से जो है ये समझ लें बुनियाद है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, कि एक एस्पेक्ट अगर आपने देखना है रियलिटी का तो दूसरा एस्पेक्ट एट द सेम टाइम उसकी एक्यूरेसी के साथ आप नहीं देख पाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो दो डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं कैनोनिकल वेरिएबल्स, उनको आप इकट्ठा मेजर नहीं कर पाएंगे, जैसे कि पोजीशन और मोमेंटम या पोजीशन और वेलोसिटी। सो अगर आप पोजीशन मेजर करने लगेंगे, वेलोसिटी जो है वो इनडिटरमिन हो जाएगी, और अगर आप वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेजर करने लगेंगे तो पोजीशन। सो मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन उसकी बेसिक फिलॉसफी जो है वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से समझ आ गई है कि जब आप वेव नेचर देख रहे हो, इंटरफेरेंस देख रहे हो, और आप उसकी पार्टिकल नेचर भी देखना चाहें तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर दोनों आप नहीं देख सकते। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सर। वो जो पिछले एक्सपेरिमेंट में सर आपने दिखाया कि जब इलेक्ट्रॉन स्लिट में से गुजर रहे हैं तो उसके करीब जो लाइट सोर्स रखते हैं तो उसकी वेव नेचर डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपने एक वर्ड यूज़ किया था, मुझे याद नहीं है क्या था, कि वो जो है ना उसको बयान नहीं कर सकते हम, वो ऐसा फिनोमिना है। तो सर उसकी फिजिक्स क्या है? उस लाइट सोर्स ने कुछ ना कुछ तो उसकी वेव नेचर को डिस्टर्ब किया होगा। उसकी क्या फिजिक्स की, वो क्यों वेव नेचर डिस्टर्ब हो, क्यों क्लासिकली उसका डायफ्रैक्शन पैटर्न क्यों गायब हो गया? उसकी फिजिक्स क्या होगी इसके अंदर? उसकी फिजिक्स कोई नहीं है।
इससे ज़्यादा जवाब मैं नहीं दे सकता, उसकी फिजिक्स कोई नहीं है। और यही वजह है कि मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में इतनी बहस हुई है। अगर उसकी फिजिक्स बता देते कि ऐसा क्यों हुआ, मैं कह रहा हूँ ना कि हमें ये तो पता है कि क्या हुआ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्यों हुआ। ठीक है, हमने ये पता कर लिया है कि भाई वेव और पार्टिकल इकट्ठे मेजर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे वो डोंट नो। यहाँ पे हमारा इल्म जवाब दे रहा है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स हमारे इल्म को चैलेंज कर रही है। वी डोंट नो, मतलब कोई वो जो फोटॉन है दे डू नॉट टच द इलेक्ट्रॉन। अभी आगे चल के मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एक इसी एक्सपेरिमेंट को एक और तरह से किया जाता है, इसको बोलते हैं डिलेड चॉइस एक्सपेरिमेंट। वो तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब उसमें तो आ, हम उसको डिस्कस करेंगे कि इससे पहले कि वो चॉइस करे, मतलब इससे पहले कि वो, मतलब उसमें हम ये कहते हैं कि जो स्लिट्स में से इलेक्ट्रॉन गुजर के इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं, अगर आप उनको उनकी चॉइस को डिले करवा दें, ठीक है ना, उस प्रोसेस को डिले करवा दें, तो फिर भी जो है वो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न खत्म हो जाता है। जॉन व्हीलर ने बेसिकली एक्सपेरिमेंट दिया था, इसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूँगा। सो बहरहाल यस, हम इसके बारे में कुछ नहीं जान सकते कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं हो रही। जस्ट बस ये है कि ये आपका बॉक्स है, एक डब्बा है जिसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे इस डब्बे के बाहर आप बैठ के उसको लाइट शाइन करके उसको देख रहे हैं। मतलब बॉक्स के अंदर फर्ज करेंगे एक शीशे का बॉक्स है, उसके अंदर वैक्यूम है और उसके अंदर आप ये सारा प्रोसेस कर रहे थे। ओके, अब आप उस डब्बे के अंदर तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने जस्ट लाइट शाइन की है। जो ही आप लाइट शाइन करते हैं वो इंटरफेरेंस पैटर्न खत्म हो जाता है। तो वो क्यों ऐसा होता है, कोई इंटरेक्शन नहीं है वहाँ पे, मेजरमेंट को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आगे जाके हम देखेंगे मैथमेटिकली कि इसको हम वेव फंक्शन कोलैप्स कहते हैं। वो कोलैप्स कैसे करता है, ये मेजरमेंट कैसे होती है, वो डोंट नो, इसका प्रोसेस हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये होता है। ओके, सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि व्हाई वेवलेंथ एसोसिएटेड विद डी ब्रॉय। बेसिकली डी ब्रॉय ने हाइपोथेसाइज किया था, मतलब उसने फर्ज किया, उसने कहा कि अगर लाइट जो है वो डुअल नेचर रख सकती है, मतलब उसमें लाइट कभी मैटर है कभी पार्टिकल, तो क्यों ना मैटर के बारे में भी ये सोचा जाए कि वो कभी मैटर हो कभी पार्टिकल हो। तो उसने सोचा, अगर उसकी सोच गलत होती तो वो साबित ना होती, लेकिन डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट में, थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये साबित हो गया कि ऐसा होता है। अब ये क्यों होता है, इसकी वजह है डुअल नेचर, कि रियलिटी जो है उसमें हर चीज की जो नेचर है वो डुअल है, दोहरी है, यानी वो पार्टिकल भी है वेव भी है। लाइट भी पार्टिकल भी है वेव भी है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है वेव भी है। हमने उस नेचर को डिस्कवर किया है कि उसकी नेचर डुअल है। ठीक है, अब अगला सवाल आप ये कर सकते हैं कि डुअल नेचर क्यों है। वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि डुअल नेचर क्यों है, हमने सिर्फ ये पता किया है कि डुअल नेचर है। ठीक है ना, तो क्वांटम मैकेनिक्स हमें इस सवाल का जवाब सिर्फ देती है कि डुअल नेचर है। डुअल नेचर क्यों है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कहें कि चीजें जमीन पे क्यों गिरती हैं, ग्रेविटी की वजह से। आप कहें कि ग्रेविटी क्यों है, आई डोंट नो, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ग्रेविटी वर्क कैसे करती है, स्पेस टाइम कर्वेचर क्या चीज होता है, आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है वो कैसे वर्क करती है, जियोडेसिक क्या होती है, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि चीजें जमीन पर कैसे गिरती हैं, ग्रेविटी कैसे काम करती है। क्यों का जवाब जो है ना वो हमारे पास नहीं है। मतलब कितने क्यों आप करेंगे, आखिरकार ये सवाल आएगा कि भाई कायनात क्यों है, कायनात ना होती, व्हाई देयर इज समथिंग अदर देन नथिंग। ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना कि कायनात क्यों है। तो बहुत सारे क्यों ऐसे होते हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिलता। सेम इज विद डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रॉय ने जस्ट उसको डिस्कवर किया है, इजाद नहीं किया, उसको दरियाफ्त किया है, पता किया है कि ये होता है। उससे पहले लोगों को नहीं पता था, इस वजह से हम उसको डी ब्रॉय के नाम से याद करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल एक है कि हाउ लाइट सोर्स एलिमिनेट्स टू द इंटरफेरेंस पैटर्न। इसका जवाब मैंने दे दिया, वी डोंट नो हाउ इट डज, वी ओनली नो दैट इट डज। हमें यह पता है कि लाइट सोर्स इंटरफेरेंस पैटर्न को ख़त्म करता है, लेकिन कैसे करता है वी डोंट नो। इसको फिर हम आगे मैथमेटिकली जब ट्रीट करेंगे वेव फंक्शन कोलैप्स के अंदर, हम जहाँ पे बताएंगे
कि जो वेव फंक्शन होता है इंटरफेरेंस का, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्टेट्स। तो जब आप उसके ऊपर मेजरमेंट करते हैं कोई ऑपरेटर लगा के, तो वो बहुत सारी स्टेट्स में से किसी एक स्टेट को लेके आता है। हर स्टेट की एक प्रोबेबिलिटी होती है और उस प्रोबेबिलिटी के साथ वो स्टेट आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये होगा। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपका वेव फंक्शन कोलैप्स करके उस स्टेट में चला जाता है। और या दूसरे लफ्जों में इनर प्रोडक्ट जब आप लेते हैं अपने वेव फंक्शन का किसी भी स्टेट के साथ, तो वो स्टेट में चला जाता है। तो वेव फंक्शन के अंदर वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। हमने उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है। उसके निकालने का एक तरीका है, मैथमेटिकल तरीका है, जिसको क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, और उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ना, हो तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी शायद कुछ बताया है कि उनकी भी डुअल नेचर। यस, मैं तो कह रहा हूँ कि हर चीज जो कुछ भी आपने आज तक फिजिक्स में पढ़ा है या पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि हर चीज में डुअल नेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब लाइट, उसमें भी डुअल नेचर है। पार्टिकल में भी डुअल नेचर है। हर चीज में डुअल नेचर है। फितरत दोहरी है, मुनाफिक है। मुनाफिक जो होता है उसकी डुअल नेचर होती है। वो आपको वो नहीं बताता जो आप उससे पूछना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि फितरत मुनाफिक है। आपको वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी नहीं बताती, आधी इंफॉर्मेशन आपको देती है, आधी छुपा लेती है। तो कोई दूसरा बंदा, दूसरा एक्सपेरिमेंट चाहिए वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो कह रहे ये पता चल जाता है कि वो मुनाफिक है, लेकिन उन्हें मुनाफिक क्यों है ये नहीं पता चलता। ओके, तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ड्यूल नेचर, जिसमें वो एज अ पार्टिकल बिहेव करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो ये शो कर रहा हो कि ईएम वेव्स एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती हैं? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में एक्सरेज थी ना, राइट सर, राइट। तो एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। अच्छा, थैंक एयर प्रोडक्शन में गामा रेज होती हैं। ये तीनों प्रोसेस एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लो फ्रिक्वेंसी है, कॉम्पटन इफेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी है, और एयर प्रोडक्शन वेरी हाई फ्रिक्वेंसी है। ठीक है जी, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो उससे भी कम फ्रिक्वेंसी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ वेव फंक्शन कंसिस्ट। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कायनात के बारे में जो भी आप सवाल करना चाहें फिजिक्स के मुताबिक, वो सब कुछ वेव फंक्शन में मौजूद है। अब फिजिक्स में आपके सवाल क्या होते हैं? किसी चीज़ की पोजीशन क्या है, किसी चीज़ का मोमेंटम क्या है, किसी चीज़ की वेलोसिटी क्या है, किसी चीज़ की एनर्जी क्या है। तो ये सारा कुछ वेव फंक्शन आपको देता है। कैसे देता है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू के थ्रू। ये जब हम क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करेंगे तो हम बताएंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो वेव फंक्शन के अंदर में से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको देती रहती है। तो आपने जिस तरह की इंफॉर्मेशन लेनी होती है, उस ऑब्जर्वेबल या उस ऑपरेटर की आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लेते हैं। उसको फिर आप क्वांटम मैकेनिक्स में मजीद डिस्कस करेंगे। हाँ जी, स्टूडेंट कह रही है कि मैन हैज आल्सो अ डुअल नेचर, लेकिन मैन की जो ये जो डुअल नेचर है ये साइकोलॉजिकल डुअल नेचर है। दिस इज नॉट फिजिकली तो है ही है, लेकिन फिजिकली वी आर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो हमारी डुअल नेचर हो भी तो फिजिकली वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक में मतलब मेरे जो मतलब कोरोना वायरस जो है उसकी डुअल नेचर है। कोरोना वायरस पार्टिकल भी है और कोरोना वायरस वेव भी है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी डुअल नेचर उनकी भी है, लेकिन वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, अनऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्वेबल नहीं है। तो ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम। That is why there is no Schrodinger equation for a man, but there is Schrodinger equation for a photon or an electron and so on. मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में वेव नेचर नहीं आती ना, तो इसलिए आप उसका वेव फंक्शन नहीं देखते। तो आदमी का वेव फंक्शन नहीं होता, कायनात का इस वक्त जो बड़ी कायनात है इसका भी वेव फंक्शन नहीं होता। लेकिन कायनात जब स्टार्ट हुई थी उस वक्त तो बहुत छोटी थी ना, तो कायनात के स्टार्ट में आप क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं बिग बैंग के वक्त, तो उस वक्त कायनात छोटी थी, तो उस वक्त कायनात का वेव फंक्शन था, इसको हम कहते हैं वेव फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स। और अगर आपको फॉर योर इंटरेस्ट
स्टीफन हॉकिंग को अगर आप जानते हैं, स्टीफन हॉकिंग पिछली हमारी सदी का बहुत बड़ा फिजिसिस्ट था। तो वो आखिरी उम्र में जो मरने से पहले काम कर रहा था वो इसी चीज़ पे कर रहा था, वो वेव फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स कैलकुलेट कर रहा था। तो वेव फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स का मतलब है कि जब यूनिवर्स बहुत स्मॉल थी उस वक्त भी आप इसको एक माइक्रोस्कोपिक चीज़ ले सकते थे, तो लिहाजा इसकी वेव नेचर अपीयर होगी वहाँ पे बिग बैंग के वक्त। तो इसलिए बिग बैंग के टाइम पे आप यूनिवर्स को भी क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट कर सकते हैं, इसको एक वेव फंक्शन के तौर पर ले सकते हैं। और उसी वेव फंक्शन में से ये सारी गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, हम आप सारे उस वेव फंक्शन में से निकल आए हैं जो कि बिग बैंग के वक्त कायनात का वेव फंक्शन था। बहरहाल इट्स इंटरेस्टिंग आइडिया, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। ओके, मेरा ख्याल है कि अब अगर और क्वेश्चन नहीं है तो इसको क्लोज करते हैं। जी, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? बिलाल, आप मौजूद हैं? जी, आप रोशनी डालें इंडिटरमिनेंसी के ऊपर थोड़ी सी। मैंने असल में अभी अभी ज्वाइन किया है, दोबारा मेरा इंटरनेट चला गया, इसलिए मुझे अभी कोई आइडिया नहीं कि आप लोगों ने आज क्या किया है। आज हमने फलसफे में छलांगे लगाई हैं। अच्छा, सही। इनडिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर है क्वांटम फिजिक्स का, और दूसरा वेव फंक्शन क्यों लेते हैं, ये एक अहम सवाल स्टूडेंट्स करते हैं, इसके ऊपर हमने डिस्कशन की है। अच्छा, इसीलिए मेरे ख्याल में वेव फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स की बात हो रही थी। जी जी, बिल्कुल। सही सही सही। तो बेसिकली अब क्वेश्चन सारी बात है कि अगर ये समझ आ जाए कि डुअल नेचर है पहली चीज़, फिर ये कि ये डुअल नेचर जो है ये कॉम्प्लीमेंटरिटी रखती है, मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों एट अ टाइम ट्रू हैं, दोनों फॉल्स नहीं है। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप पार्टिकल और वेव दोनों को एट अ टाइम ट्रीट कर सकें। तो श्रोडिंगर ने वो फार्मूलिज्म दिया कि अगर आप एक वेव फंक्शन ले लें तो वेव फंक्शन के अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। सो वेव फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरी यूनिवर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मौजूद है। अब आपने वो इंफॉर्मेशन निकालनी है, लेकिन उसके ऊपर बाउंड ये है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि आप एक वक्त में एक इंफॉर्मेशन निकालेंगे। जो कॉन्जुगेट वेरिएबल्स हैं तो उनमें से कोई एक चीज़ को आप निकालें तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो इस हवाले से हम वेव फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आप बिग बैंग के टाइम पे चले जाएं तो यूनिवर्स बहुत स्मॉल है, तो उस माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पे ऑब्जर्वेबल नहीं है ना, ऑब्जर्वेबल नहीं है, तो इसलिए आप इस वक्त जो है वो वेव फंक्शन की बात नहीं कर सकते यूनिवर्स का। बट एट द बिगिनिंग यूनिवर्स स्मॉल थी, तो यू कैन टॉक अबाउट वेव फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स। सो इसके लिए तो कोई ओरिजिन ना होना जरूरी होगा मेरा ख्याल है, कि अगर आपके पास कोई ओरिजिन ना हो, यानी कि इन अ सेंस सिंगुलैरिटी ना हो। हाँ, सॉरी, ऑफ कोर्स, मैं यानी कि सिंगुलैरिटी हो ठीक स्पेस और कह रहे हैं टाइम में। आप। सिंगुलैरिटी को रिड्यूस किया था ना हॉकिंग का जो लास्ट पेपर है, हार्ले के साथ जो उसने पेपर लिखा, जी बाउंड्री जी, कंडीशन ऑफ द यूनिवर्स, तो उसमें उसने यही किया ना कि उस सिंगुलैरिटी को रिड्यूस करने के लिए उसने एक 4 डायमेंशनल स्पेस में वेव फंक्शन लिया। सही जस्ट स्पेस, टाइम नहीं है उसके अंदर, यूक्लिडियन है, नॉन यूक्लिडियन नहीं है। सही 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 तो सही। यूक्लिडियन 3 डायमेंशन की बजाय यूक्लिडियन 4 डायमेंशनल स्पेस के अंदर उसने एक वेव फंक्शन लिया, और उसमें से टाइम नेचुरली जो है वो पोप आउट हो जाता है, यानी टाइम वो जो 4th डायमेंशन स्पेस की है वो बेंट होती है टूवर्ड्स मोर एंट्रोपी, तो उसको वो टाइम कह देते हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमें इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट्स की तरफ से और कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आ रहा, तो मेरा ख्याल है कि इसको स्टॉप करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया। ठीक है जी, ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।